जरा सोचिए, दुनिया का अगला ट्रिलियन डॉलर एआई हब कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली में नहीं बन रहा है, बिल्कुल। और ना ही शंघाई में, बिल्कुल। बल्कि वो हिमालय की बर्फीली वादियों में आकार ले रहा है ना? मतलब ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। कल तक जिन पहाड़ों को हम सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट मानते थे, वो अचानक से 21वीं सदी की सबसे बड़ी तकनीकी क्रांति का केंद्र बन सकते हैं। जी, और आज की इस गहन चर्चा में हम इसी विषय की तह तक जाने वाले हैं। तो आज हम पारमेंद्र कुमार भगत के एक बेहद दिलचस्प दस्तावेज पर बात कर रहे हैं, जिसका नाम है हिमालयन कंप्यूट ग्रैंड सोलारा विजन। और ये दस्तावेज कोई आम रिपोर्ट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब ये दावा करता है कि कैसे नेपाल अपने जलविद्युत संसाधनों यानी हाइड्रो पावर और अपने प्रवासियों की मदद से खुद को पूरी तरह बदल सकता है, एक रेमिटेंस इकोनॉमी से सीधे $1 ट्रिलियन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पावर हाउस में। जो कि एक बहुत ही बड़ा विजन है। मैं कहूंगी कि ये एक साहसिक दावा है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? क्या ये सच में मुमकिन है? देखिए, इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि वैश्विक स्तर पर एआई को लेकर सबसे बड़ी समस्या आखिर है क्या। आज की तकनीकी दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि संकट सॉफ्टवेयर का नहीं है। अच्छा, तो फिर संकट है किस चीज का? संकट है ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर का, भौतिक दुनिया का संकट। मतलब एल्गोरिदम तो हर दिन अपने आप को बेहतर कर रहे हैं, पर उन्हें चलाने के लिए जो बिजली और जमीन चाहिए वो कम पड़ रही है। चलिए इस ऊर्जा संकट वाले हिस्से को थोड़ा और खोलते हैं, क्योंकि जब हम पारंपरिक रूप से डेटा सेंटर के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में बस कुछ ठंडे कमरे आते हैं। हाँ, जहाँ वेबसाइट्स का डेटा स्टोर होता है। बिल्कुल, कुछ सर्वर रखे हैं, लाइट्स ब्लिंक कर रही हैं। पर दस्तावेज में एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है कि कंप्यूट अब नया तेल बन चुका है। तो क्या ये नए एआई डेटा सेंटर उन पुराने डेटा सेंटर से इतने अलग हैं? जमीन आसमान का अंतर है। जब आप इंटरनेट पर कोई वेबसाइट खोलते हैं तो सर्वर बस उस डेटा को ढूंढकर आप तक पहुंचाता है। इसमें बहुत कम ऊर्जा लगती है। मतलब सिर्फ एक फाइल कैबिनेट में से फाइल निकालने जैसा काम। एकदम सही। लेकिन एआई ऐसा नहीं करता, खासकर एआई ट्रेनिंग और जिसे हम इन्फेरेंस कहते हैं। एआई डेटा को सिर्फ ढूंढता नहीं है, वो भारी गणना करता है। मतलब वो जानकारी का निर्माण कर रहा है। जी, जब आप किसी एआई मॉडल से सवाल पूछते हैं तो पीछे हजारों जीपीयूज यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स एक साथ पैरेलल प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं। ये बहुत ही सघन गणितीय प्रक्रिया है। अरे वाह, तो ये अब सिर्फ सर्वर वाले कमरे नहीं रहे? बिल्कुल नहीं, ये अब विशाल औद्योगिक शहर बन चुके हैं। इनकी ऊर्जा खपत अब कुछ मेगावाट में नहीं, गीगावाट में मापी जा रही है। गीगावाट मतलब एक पूरे शहर के बराबर बिजली? हाँ, एक सिंगल बड़ा एआई डेटा सेंटर अब एक शहर जितनी बिजली सोख सकता है। और यहाँ एक बहुत बड़ी भ्रांति भी है कि जैसे जैसे चिप्स उन्नत होंगे वो कम बिजली लेंगे। हाँ, मुझे भी यही लगता था कि तकनीक बेहतर होगी तो एफिशिएंसी बढ़ेगी ना। पर वास्तविकता इसके बिल्कुल उलट है। हर नया एआई मॉडल पिछले वाले से कई गुना अधिक शक्तिशाली होता है और उसे ट्रेनिंग के लिए उतनी ही अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कंप्यूट सच में नया तेल है। तो अगर मैं इसे सही समझ रहा हूँ, अगर बिजली ही इस पूरे एआई उद्योग का मूल कच्चा माल है, तो नेपाल अगर अपने बिजली सीधे पड़ोसी देशों को बेचता है तो वो एक तरह से कच्चा तेल निर्यात करने जैसा है। बहुत ही सटीक तुलना है। और उसमें मुनाफा बहुत कम है। लेकिन अगर वो उसी बिजली का इस्तेमाल करके वहीं पर एआई डेटा सेंटर चलाए और कंप्यूट पैदा करे, तो क्या ये उस कच्चे तेल को रिफाइंड एविएशन फ्यूल में बदलने जैसा है? बिल्कुल। जब कोई देश सिर्फ कच्ची बिजली निर्यात करता है तो वो एक कमोडिटी बेच रहा होता है, मार्जिन बेहद कम होता है। लेकिन अगर आप उसी बिजली को जीपीयू के माध्यम से प्रवाहित करते हैं और उसे जीपीयू आवर्स के रूप में बेचते हैं, प्रसंस्कृत बुद्धिमत्ता बेच रहे हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि इस रिफाइंड उत्पाद को ट्रकों में भरकर नहीं भेजना पड़ता। हाँ, वो तो फाइबर ऑप्टिक केबल के जरिए प्रकाश की गति से चला जाएगा। एकदम, दुनिया के किसी भी कोने में निर्यात किया जा सकता है। ये तो हुई थ्योरी की बात, लेकिन यहाँ एक बड़ा व्यावहारिक सवाल उठता है। अगर कंप्यूट के लिए इतनी विशाल और स्वच्छ ऊर्जा चाहिए तो दुनिया में और भी तो जगह हैं, नेपाल ही क्यों? यहीं पर भूगोल और जल विद्युत का अनोखा संगम देखने को मिलता है। नेपाल के पास 40 से 50 हजार मेगावाट की जल विद्युत क्षमता है, जो कि आर्थिक रूप से व्यावहारिक है।
पर कोई ये भी तो कह सकता है कि हम किसी रेगिस्तान में अनगिनत सोलर पैनल लगाकर भी तो ये ऊर्जा पैदा कर सकते हैं। यहीं पर पनबिजली और एआई का असली रिश्ता समझ आता है। देखिए, सौर या पवन ऊर्जा के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि वे मौसम पर निर्भर हैं। सूरज ढल गया तो बिजली बंद। जी, लेकिन एआई डेटा सेंटर्स रात में काम करना बंद नहीं कर सकते। उन्हें हर सेकंड निरंतर बिजली चाहिए होती है। इसे तकनीकी भाषा में बेसलोड पावर कहते हैं। और इतनी बड़ी बैटरियां लगाना तो बहुत महंगा होगा। बिल्कुल, एआई के स्केल पर बैटरी स्टोरेज लगाना अभी भी अव्यावहारिक है। इसके विपरीत जल विद्युत प्राकृतिक रूप से बेसलोड शक्ति प्रदान करता है। नदियां 24 घंटे बहती हैं। टरबाइन बिना रुके चलते रहते हैं। ऊर्जा की बात तो समझ आ गई, लेकिन इन हजारों मशीनों से जो भयंकर गर्मी पैदा होती है, उसका क्या? मैंने सुना है डेटा सेंटर्स में आधा खर्च तो सिर्फ कूलिंग में चला जाता है। आपने बिल्कुल सही सुना है, और यहीं पर हिमालय का भूगोल अपना दूसरा सबसे बड़ा फायदा देता है। ठंडी जलवायु? जी, इन रैक्स को ठंडा करने के लिए आमतौर पर भारी एयर कंडीशनिंग की जरूरत होती है, लेकिन अगर आप इन्हें पहाड़ों पर बनाते हैं जहां की हवा प्राकृतिक रूप से ठंडी है, तो आप फ्री कूलिंग का लाभ उठा सकते हैं। बस बाहर की ठंडी हवा को अंदर खींच लो। हाँ, इससे कूलिंग का खर्च बहुत कम हो जाता है, जो कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन को वैश्विक स्तर पर बदल देता है। तो कल तक जिन पहाड़ों को हम व्यापार के रास्ते की रुकावट मानते थे, वो अब एआई के लिए फाइबर ऑप्टिक हाईवे बन रहे हैं। मतलब नेपाल का लैंडलॉक होना, चारों तरफ से जमीन से घिरा होना, अब कोई कमजोरी नहीं रही। डिजिटल अर्थव्यवस्था में आपको भौतिक बंदरगाहों या जहाज़ों की ज़रूरत नहीं होती। आपको केवल बिजली और हाई स्पीड कनेक्टिविटी चाहिए। और अगर हम लोकेशन देखें तो वो भारत और खाड़ी देशों के बिल्कुल करीब है। जी, और एआई में लेटेंसी यानी कमांड देने और रिस्पॉन्स आने के बीच का समय, ये बहुत अहम होता है। नेपाल इस पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए एक लो लेटेंसी हब बन सकता है। चलिए, प्राकृतिक संसाधन, भूगोल, तकनीक, ये सब कागज पर बहुत शानदार लगता है, लेकिन मैं यहाँ थोड़ी असहमति जताना चाहूंगा। बताइए। दुनिया भर में ऐसे कई विकासशील देश हैं जिनके पास संसाधनों का भंडार है, लेकिन वो कभी अमीर नहीं बन पाए। वो अक्सर भ्रष्टाचार या लाल फीताशाही की भेंट चढ़ जाते हैं। तो एक विकासशील देश में बिना किसी शोषण के ट्रिलियन डॉलर की कंपनी कैसे बनाई जा सकती है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है, और दस्तावेज इसका समाधान हाइब्रिड ओनरशिप मॉडल के रूप में देता है। हाँ, मैंने पढ़ा कि ये कोई सरकारी प्रोजेक्ट नहीं होगा। ये एक सिलिकॉन वैली स्टाइल का प्राइवेट स्टार्टअप होगा, लेकिन इसकी 10% इक्विटी नेपाल सरकार को मिलेगी। जी, और 10% एक फाउंडेशन को, जो सबसे गरीब 20% लोगों को सीधे कैश ट्रांसफर करेगा। और बाकी 80% संस्थापकों और निवेशकों के पास रहेगा। पर मुझे एक बात खटक रही है, एक प्राइवेट कंपनी अपनी 10% हिस्सेदारी सरकार को मुफ्त में क्यों देगी? ये तो एक तरह का हिडन टैक्स हुआ ना। देखिए, ये दान या टैक्स नहीं है, ये एक रणनीतिक सौदा है। विकासशील देशों में निवेशकों को सबसे बड़ा डर राजनीतिक अस्थिरता का होता है। जेटल को सरकार बदल गई और नीतियां बदल गईं। बिल्कुल, लेकिन जब आप सरकार को 10% इक्विटी देते हैं, तो आप उसे टैक्स वसूलने वाले की जगह एक भागीदार बना देते हैं। ओहो, मतलब सरकार का फायदा अब कंपनी की सफलता में जुड़ गया। जी, अगर कंपनी का मूल्यांकन $100 बिलियन होता है, तो सरकार की हिस्सेदारी $10 बिलियन हो जाती है। ऐसे में कोई भी सरकार इस प्रोजेक्ट में अड़ंगा नहीं लगाना चाहेगी। बहुत ही चालाकी भरा कदम है। लेकिन वो जो 10% फाउंडेशन को दे रहे हैं, उसका क्या तर्क है? क्या वो सिर्फ पीआर के लिए है? नहीं, ये रिसोर्स कर्स यानी संसाधनों के अभिशाप को रोकने के लिए है। वो क्या होता है? अक्सर जब किसी देश में अचानक बहुत सारा पैसा आता है, तो वो चंद रसूखदार लोगों के पास चला जाता है। इससे असमानता बढ़ती है। जब फाउंडेशन के जरिए देश के सबसे गरीब लोगों के खातों में सीधा कैश जाएगा, तो जनता को इस प्रोजेक्ट का सीधा लाभ मिलेगा। मतलब कंपनी बुनियादी रूप से अपने लिए राजनीतिक सुरक्षा और जनता का समर्थन सुनिश्चित कर रही है, ताकि कोई विरोध प्रदर्शन या हड़ताल ना हो। एकदम सही। ये पूंजीवाद को सामाजिक सुरक्षा के साथ जोड़ने का एक बेहतरीन मॉडल है। पर सरकार और जनता को यह हिस्सेदारी देकर कंपनी बदले में मांग क्या रही है? रफ्तार। एआई की दुनिया में रफ्तारी सबसे बड़ा हथियार है। रफ्तार मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की स्पीड? जी, स्पेसएक्स इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। जो सबसे तेजी से निर्माण करेगा वही जीतेगा।
इसके लिए दस्तावेज वन डेस्क पॉलिसी का प्रस्ताव रखता है। ये वन डेस्क पॉलिसी क्या है? मतलब अलग-अलग मंत्रालयों की जगह कोई एक सिंगल पॉइंट? पर विकासशील देशों में नौकरशाही तो अपनी सुस्ती के लिए जानी जाती है ना। और इसी सुस्ती को खत्म करने के लिए ये पॉलिसी है। प्रधानमंत्री कार्यालय में एक सीधा कमांड सेंटर होगा जो जमीन, बिजली, फाइबर और वीजा से जुड़ी सभी मंजूरियां एक ही जगह से देगा। तो कंपनी को अलग अलग मंत्रालयों के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। बिल्कुल नहीं। तो ये कुछ ऐसा है कि नेपाल की पुरानी नौकरशाही अगर एक डायल अप इंटरनेट कनेक्शन थी, तो ये वन डेस्क पॉलिसी इस प्रोजेक्ट के लिए सीधा फाइबर ऑप्टिक ब्रॉडबैंड है। सीधे प्लग इन करो और काम शुरू। बहुत अच्छी एनोलॉजी है। नौकरशाही अक्सर किसी भी तकनीक से बड़ा जोखिम होती है। अगर नेपाल खुद को एस्टोनिया या दुबई की तरह एक हाई स्पीड मंजूरी वाले मॉडल में बदल लेता है, तो निवेशक खुद ब खुद खींचे चले आएंगे। मान लेते हैं कि नेपाल ने ये सब कर लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी तेजी से खड़ा कर लिया, लेकिन एक सवाल है, इसे खरीदेगा कौन? यहीं पर भू राजनीति और सॉवरन एआई की भूमिका सामने आती है। सॉवरन एआई, ये क्या है? मैंने देखा दस्तावेज में इसका काफी जिक्र है। दुनिया अब एक सिंगल ग्लोबल क्लाउड से दूर जा रही है, जहां सब कुछ बस अमेरिका के सर्वर्स पे हो। देश अब अपना खुद का एआई इंफ्रास्ट्रक्चर चाहते हैं जो पूरी तरह से सुरक्षित हो। मतलब डेटा अब राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन गया है। कोई भी देश अपना संवेदनशील डेटा किसी विदेशी जमीन पर प्रोसेस नहीं करना चाहता। जी, और इसीलिए डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स और विदेशी सरकारें ऐसे स्थानों की तलाश में हैं जो भू राजनीतिक रूप से तटस्थ और सुरक्षित हो। नेपाल स्विट्जरलैंड ऑफ कंप्यूट बन सकता है। स्विट्जरलैंड ऑफ कंप्यूट, ये तो बहुत ही आकर्षक नाम है। तो क्या नेपाल एआई के युग का स्विस बैंक बनने जा रहा है? एक तरह से, हाँ। जहां दुनिया के अमीर लोग अपना पैसा नहीं, बल्कि दुनिया की सरकारें अपना सबसे संवेदनशील डेटा और एल्गोरिदम सुरक्षित रखेंगी। बिल्कुल। सॉवरन एआई अब एक विलासिता नहीं बल्कि एक आवश्यकता है। नेपाल अपनी गुटनिरपेक्ष स्थिति और तटस्थता का उपयोग करके अमेरिका, भारत, खाड़ी देशों और यूरोप को ट्रस्टेड कंप्यूट प्रदान कर सकता है। बिना किसी महाशक्ति का मोहरा बने, ये वाकई एक सॉलिड रणनीति लगती है। लेकिन इस पूरे विजन में एक बड़ी चीज अभी भी मिसिंग है। वो क्या? लोग। ये सब बनाने के लिए दुनिया के सबसे तेज दिमाग चाहिए। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, क्लाउड आर्किटेक्ट्स, और नेपाल तो हमेशा से टैलेंट के बाहर जाने यानी ब्रेन ड्रेन का शिकार रहा है। तो ये लोग कहाँ से आएंगे? दस्तावेज इसका भी एक बहुत ही दिलचस्प फल देता है। वो इस ब्रेन ड्रेन को ब्रेन हार्वेस्ट में बदलने की बात करता है। ब्रेन हार्वेस्ट मतलब टैलेंट को वापस लाना? जी, नेपाल के प्रवासियों को केवल समर्थक के रूप में नहीं बल्कि को फाउंडर्स के रूप में देखना। जब काम भाई भतीजावाद पर नहीं बल्कि योग्यता के आधार पर होगा तो टैलेंट वापस आएगा। मतलब एक मेरिटोक्रेसी स्थापित करनी होगी। एकदम। और इसके लिए नेपाल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर अकेडमी की स्थापना का भी प्रस्ताव है, ताकि स्थानीय स्तर पर भी टैलेंट तैयार किया जा सके। ताकि नेपाल एक रेमिटेंस अर्थव्यवस्था से बाहर आकर एक बिल्डर अर्थव्यवस्था बन जाए। पर इसे जमीन पर उतारने के लिए पैसा कहां से आएगा? शुरुआत में $100 मिलियन का एक बॉर्न अ यूनिकॉर्न सीड राउंड उठाया जाएगा और शुरुआती मंजूरियों के लिए होगा ताकि जोखिम कम हो सके। इसके बाद प्रोजेक्ट फाइनेंस, संप्रभु धन और अंततः पब्लिक मार्केट्स के जरिए कंपनी का विस्तार होगा। मल्टी गीगावाट स्केल तक। तो क्या 10 वर्षों में ये सच में $1 ट्रिलियन की कंपनी बन सकती है? जिस तरह से एआई की ऊर्जा की भूख बढ़ रही है, अगर नेपाल ये मॉडल लागू कर दे तो ये मूल्यांकन पूरी तरह संभव है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, हिमालयन कंप्यूट केवल एक बिजनेस प्लान नहीं है। ये नेपाल के भूगोल, जल विद्युत और प्रवासी प्रतिभा का इस्तेमाल करके देश की तकदीर बदलने का एक साहसी ब्लूप्रिंट है। जी, और श्रोताओं के लिए ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस बात का क्लासिक उदाहरण है कि कैसे तकनीकी क्रांतियां उन देशों के लिए अप्रत्याशित अवसर पैदा करती हैं जिन्हें दुनिया अक्सर हाशिए पर मानती थी। बिल्कुल सही कहा। जो नदियां कल तक सिर्फ बह रही थीं, वो अचानक एआई का इंजन बन सकती हैं। और भूगोल एक बार फिर से दुनिया की तकदीर तय कर सकता है। एक बहुत ही गहरा विचार। श्रोताओं, जरा सोचने वाली बात है। अगर एआई की इस बेतहाशा ऊर्जा की भूख के कारण भूगोल फिर से इतना जरूरी हो गया है, तो दुनिया के नक्शे पर और ऐसे कौन से शांत देश या अनोखे प्राकृतिक संसाधनों वाले स्थान हैं जो इस सदी की अगली महाशक्तियां बनने की कतार में खड़े हैं? एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। इस पर जरूर विचार करें। आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही।